Hello students, how are you? I hope you will be fine in your home and taking interest in your online studies. Students, this is Vivek Misra, your economics teacher, and we are on the fourth video of economics second chapter. Here our topic is success of planning commission. So students, in our previous videos, we have studied about the planning commission, those features. Here we will see about the success of planning commission. तो स्टूडेंट्स, कोई भी प्लानिंग के बाद लास्ट में देखा जाता है कि उस प्लानिंग से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ और कितना ज़्यादा उससे हमें लॉस हुआ. इट मीन्स कि उसकी सक्सेस उसकी प्रॉफिट पे डिपेंड करती है और उसके लॉस उसके फेल्योर पे डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पे हम प्लानिंग कमीशन के सक्सेस की बात करते हैं. तो हमारा पहला जो सक्सेस होगा पहला सेक्टर में वो है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम में इस प्लानिंग कमीशन के थ्रू क्या इंक्रीजमेंट हुई या डिक्रीजमेंट हुई. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल इनकम एक्चुअल में होती क्या है. तो स्टूडेंट्स, हमारी अगली बुक जो है माइक्रो इकोनॉमिक, उसमें हम थर्ड चैप्टर में नेशनल इनकम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में नेशनल इनकम कैसे काउंट की जाती है. उसके 3 मेथड पढ़ेंगे. यहाँ पे हम आपको मेनली बता दे रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है. अब नेशनल इनकम का मतलब ऐसा मत समझ लीजिएगा कोई देश काम करने जाएगा या देश की कोई इनकम होगी देश कमाने जाएगा. नेशनल इनकम का एक तरीके से मतलब होता है कि देश में जो रहने वाले उसके सिटीजन्स हैं उनके द्वारा अर्न की गई मनी. मतलब अगर एक इंडिया एक डोमेस्टिक टेरिटरी मान ली जाए तो इंडिया के अंदर काम करने वाले जो टोटल इंडियंस हैं उनकी इनकम को हम ऐड करेंगे. उसके बाद जो इंडियंस इंडिया के बाहर अब्रॉड में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनकी इनकम्स को भी ऐड करेंगे. मतलब जो इंडिया में इंडियन वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम प्लस जो इंडियंस बाहर दूसरे देशों में वर्क कर रहे हैं उनकी इनकम को ऐड करके ऐसे लोग जो बाहर के हैं, विदेशी हैं, फॉरेनर हैं और इंडिया में आके वर्क कर रहे हैं, इंडिया से इनकम लेके जा रहे हैं, उनकी इनकम को माइनस करेंगे. तो जो निकल के आती है हमारी वो होती है नेशनल इनकम. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस प्लानिंग कमीशन के थ्रू नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा. हम देख रहे हैं कि बिफोर प्लानिंग कमीशन से पहले, प्रायर टू प्लानिंग कमीशन, जो नेशनल इनकम इंक्रीज रेट था वो लगभग था 0.5% पर एनम, जो कि लगभग एक ना के बराबर है. लेकिन इन फर्स्ट प्लान टारगेट रखा गया नेशनल इनकम को इंक्रीज करने का 2.1% और अचीव कर लिया गया 4.6%. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ठीक ठाक उपलब्धि, ठीक है, यहाँ पे एक ठीक ठाक अचीवमेंट गेन की प्लानिंग कमीशन के थ्रू फर्स्ट प्लान में. सेकंड प्लान में हम देख रहे हैं कि जो हमारा टारगेट था नेशनल इनकम को इंक्रीज करने का वो था 5% का और हमने अचीव किया इसको, इस 5% टारगेट को लगभग 5th to 10th प्लान जितने भी प्लान थे 5 से लेकर 6, 7, 8 इन सब के बीच में इन 5% तक के टारगेट को अचीव किया. और 11th 12th में जो 11th 5 ईयर प्लान था और करंट में जो 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है उसमें हमने 11th में 9% अचीव किया और 12th 5 जो है उसमें 6.7%. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमारी नेशनल इनकम का इंक्रीजिंग रेट है, ग्रोथ रेट है, वो लगातार इंक्रीज कर रहा है. क्लियर है. तो इट मीन्स कि प्लानिंग कमीशन नेशनल इनकम के सेंस में एक बेहतर योजना रही. अगला हम देखते हैं इन द केस ऑफ पर कैपिटा इनकम. व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय, हर एक आदमी की इनकम. तो अगर हमको किसी भी देश की नेशनल इनकम पता है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक नॉर्मल तरीके से कैसे हम नेशनल इनकम किसी कंट्री की काउंट करते हैं, निकालते हैं. तो अगर हमने नेशनल इनकम निकालना सीख लिया तो पर कैपिटा इनकम निकालना बहुत आसान है दोस्तों. ये क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है कि पर कैपिटा इनकम 9th और 10th में, डेवलपमेंट चैप्टर था आपका 10th में, वहाँ पे आपने देखा था कि पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं. तो जो
उस कंट्री की टोटल नेशनल इनकम होगी, उसमें से हम अगर उसके टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दें तो हर एक आदमी की अलग अलग इनकम आ जाती है, एक तरीके से एवरेज इनकम उसको बोलते हैं। तो ये हम निकाल लेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लानिंग कमीशन के थ्रू पर कैपिटा इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो हम देख रहे हैं कि ये इंक्रीज हुई। प्रायर टू प्लानिंग कमीशन द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम, PCI मीन्स पर कैपिटा इनकम, हैज़ बीन नोशनल। इट मीन्स कि लगभग ना के बराबर थी, बहुत स्टैग्नेंट थी, रुकी हुई थी। प्लानिंग कमीशन से पहले जो पर कैपिटा इनकम थी वो बहुत कम थी, लेकिन आफ्टर प्लानिंग कमीशन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इट विल 2.7%, मतलब बढ़ी। ठीक है, ग्रोथ हुई पर कैपिटा इनकम में, थोड़ा थोड़ा करके ही, लेकिन ग्रोथ हुई। और 11th 5 ईयर प्लान में ये देख रहे हैं हम कि बढ़ के कितनी हो गई है, 6%। एंड 12th 5 ईयर प्लान ये बढ़ के हो गई 5.7% पर एनम। इट मीन्स कि हम यहाँ पे पूरे डाटा से देख पा रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन ये पर कैपिटा इनकम के सेंस में भी एक ठीक ठाक योजना रही। ठीक है, तो इन दोनों के सेंस में एक बेहतर अचीवमेंट हम ये कहें कि प्लानिंग कमीशन ने अचीव किया। ठीक है, हमारा जो थर्ड वो है सेक्टर है जहाँ पे प्लानिंग कमीशन एक बेहतर विकल्प बन के उभरा, वो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको बता दिया है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, जब अंग्रेज़ों का शासन चलता था इंडिया में, तो उस टाइम पे ना तो बहुत ठीक ठाक तरीके से सेविंग्स करते थे, क्योंकि खाने कमाने भर का ही नहीं मिल पाता था। 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही उनके लिए बहुत बेहतर था। तो उस टाइम पे आदमी क्या सेविंग्स करेगा और कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा। लेकिन आफ्टर प्लानिंग कमीशन हम देखेंगे कि इंडिया अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स मीन्स होता है टू थिंक अबाउट फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंडिया अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा, उसने सेविंग्स करना शुरू कर दिया। इंडिया के जो लोग थे उन्होंने सेविंग्स करनी शुरू कर दी और कैपिटल गुड्स में, लैंड्स में, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक डाटा के थ्रू कि इन 1950 टू 1951 9% ऑफ नेशनल इनकम इंडिया क्या करता था, सेव करता था। नेशनल इनकम का जो टोटल हमारी नेशनल इनकम होती है उसका 9% क्या करता था, इंडिया सेव करता था। कब? इन 1950 टू 1951। बट इन 2016 टू 17 ये आंकड़ा बढ़ के कितना हो गया, 32.3%। इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, इन द बेसिस ऑफ सेविंग्स। तो नेशनल इनकम का इस टाइम पे या 2016-17 में हम बात करें तो ये टोटल नेशनल इनकम का लगभग 32.3% सेव कर रहा है इंडिया। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो 1950 टू 1951 में इंडिया का इन्वेस्टमेंट था वो था 9.3% ऑफ जीडीपी। टोटल जीडीपी का 9.3%। जीडीपी के बारे में हमने आपको बता दिया है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडिया के टोटल जो लिमिट है, इंडिया की एक सीमा है, उसके अंदर एक साल के भीतर जो टोटल आउटपुट है सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हमारी जीडीपी कहलाती है। तो टोटल जीडीपी का 9.3% इंडिया इन्वेस्ट करता था कैपिटल और एक्स्ट्रा गुड्स में। ठीक है, और इस टाइम पे ये बढ़ करके कितना हो गया, हम देख सकते हैं कि इन 2015 टू 16 ये बढ़ के कितना हो गया, 33.3%। मतलब इन्वेस्टमेंट सेक्टर में भी इंडिया ने ठीक ठाक अचीवमेंट गेन की। किसके थ्रू? प्लानिंग कमीशन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे ये 3 पॉइंट क्लियर हुए। और आपको इस बार बोर्ड एग्जाम देना है, सो डाटा जरूर रिकॉर्ड रखिए अपने पास। अगर आप डाटा का यूज ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में तो आपके मार्क्स बेहतर आने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अगला आपका है डी सेक्शन, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है अपने पहले चैप्टर में कि जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था उस टाइम पे इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बिल्कुल एक तरीके से कहें तो लुढ़का हुआ था, एकदम बिल्कुल स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी एक तरीके से। और जो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग होती थी और सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती थी, लोग खुद के कमाने भर के लिए काम करते थे।
ठीक है, उतना जितने से उनके परिवार, उनकी फैमिली का पेट भर जाए, और जो रेंट था, जो टैक्सेस थे, वो पे कर सकें, केवल उतना ही काम करते थे। बट आफ्टर प्लानिंग कमीशन हम देख सकते हैं कि जो उस टाइम पे लैंड रिफॉर्म्स हुआ करते थे, मतलब लैंड सिस्टम उनका हुआ करता था, ज़मीनें वो जैसे एक किसान का पता लगा एक खेत यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा खेत 3 किलोमीटर दूर यहाँ पे है, तीसरा खेत यहाँ पे अगर है भी तो यहाँ पे। अब इन तीनों खेतों की एक साल देखभाल कैसे कर सकता है वो, ठीक है, और अगर एक साथ देखभाल नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर बहुत ज़्यादा लेवल पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब यही अगर तीनों खेत को मिला करके उसको एक जगह मिल गया पूरा का पूरा, मतलब उसकी जो लैंड होल्डिंग्स थी उसका एरिया इंक्रीज हो गया, उसके खेतों का आकार बड़ा हो गया, तो आसानी से वो एक जगह पे अपनी फसलों की देखभाल अच्छी तरीके से कर सकता था और ठीक ठाक प्रोडक्टिविटी गेन कर सकता था, अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकता था अपने इस सिस्टम से। तो ये लैंड रिफॉर्म आफ्टर प्लानिंग कमीशन, ठीक है, ये काम हो गया। एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, और एक चीज़ हमने पढ़ा है कि ब्रिटिशर्स के टाइम में डायरेक्ट गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और टिलर्स, इट मीन्स कि जो उस ज़मीन पर काम करने वाले लोग थे, फार्मर्स, उनके बीच में एक तीसरा सिस्टम होता था जिसका नाम हुआ करता था जमींदार। काम वाम कुछ नहीं होता था उसका, लेकिन वो वहाँ से लेकर के ऊपर ट्रांसफ़र करना, केवल इतने भर का एक अच्छी खासी स्टैंडर्ड लाइफ वो जी रहा था, केवल इतना काम करता था कि काम फार्मर से करवाता था, उनसे टैक्सेस लेता था और उस टैक्सेस को देता था ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो गवर्नमेंट का किससे है, फार्मर्स से, या उस ज़मीन पे जो काम करने वाले लोग हैं, टिलर्स उनको बोला जाता है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, ठीक है, जो मीडियरी होते थे, जो जमींदार होते थे, वो सिस्टम ख़त्म कर दिया। इट मीन्स कि अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो किसको, गवर्नमेंट और फार्मर्स को जो उस पर वर्क कर रहा है। एक प्राइस स्टेबिलिटी कर दी और एक लेवल फिक्स कर दिया कि इसके नीचे कोई भी किसान अपने अनाज नहीं बेचेगा किसी भी मजबूरी में, वो इससे नीचे अगर उसका अनाज बिक रहा है तो वो गवर्नमेंट को अनाज बेच सकता है उस लेवल पे, उस प्राइस पे। ओके स्टूडेंट, तो ये प्लानिंग कमीशन का एक बहुत बड़ा कदम रहा, बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और हमने लैंड सीलिंग के बारे, लैंड होल्डिंग के बारे में बताया है कि उसका एरिया बढ़ा दिया गया जिससे उनको, किसानों को वहाँ पे क्रॉप्स उगाने में आसानी हुई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया गया था वो टेक्नोलॉजी के सेंस में था। इट मीन्स कि इससे पहले जो लोग फार्मिंग करते थे इन ब्रिटिश पीरियड वे ज़्यादा से ज़्यादा फावड़ा, कुदाल या हल्का यूज करते थे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, बट हेयर न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डिजाइंड इन प्लानिंग कमीशन, थ्रू प्लानिंग कमीशन इन न्यू इंडिया। ओके, तो अच्छी खासी टेक्नोलॉजी का यूज अब इंडियन फार्मर्स भी करने लगे, जिससे कि ठीक ठाक प्रोडक्टिविटी हुई। प्रोडक्टिविटी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अच्छी खासी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करने से उन किसानों के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट बढ़ा, ठीक है। हमारा अगला जो फीचर है वो क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरीके से ये प्लानिंग कमीशन वर्क किया। तो हम बात करते हैं अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इन ब्रिटिश पीरियड जो इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो एक तरीके से हैंडीक्राफ्ट चीज़ों पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, जिसको कि ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने अपने सामान को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कम रेट पे फैलाया, जिससे कि उनके सामान आसानी से बिकने लगे, और इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें थी उन पे टैक्सेस बढ़ा दिए, जिससे उनके सामान धीरे धीरे मार्केट से ख़त्म होते चले गए, ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे हम देख रहे थे कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, ठीक है। फिर आफ्टर प्लानिंग कमीशन जब इंडिया आज़ाद हो गया और उन्होंने प्लानिंग कमीशन अपना लिया, तो उससे इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसका जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन एक टाइम पे
लगभग ना के बराबर था, 9 to 10% हुआ करता था, वो बढ़ के लगभग 25 to 30% हो गया है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिया इज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ओके, तो अच्छी खासी इन्होंने एक तरीके से इंक्रीजमेंट जनरेट की टू द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। In 2016 to 17, the industrial growth rate is just 5.8%. It is a large amount. So students, here total 5 points have been explained by me. Take your screenshot, and next field where the planning commission will work, I have explained after 1 second, so take your screenshot. Okay, हाँ, तो हमारा अगला जो जिस सेंस में हम देख रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन ने वर्क किया, वो है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक सेंस में प्लानिंग कमीशन ने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में प्लानिंग कमीशन ने क्या वर्क किया, उसकी ग्रोथ रेट कैसे रही, उसकी अचीवमेंट कैसी रही, वो हम देखेंगे। कि सबसे पहले इंडियन रेलवेज, हमको पता है कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज की शुरुआत की। उस टाइम पर रेलवेज का यूज वो केवल रॉ मटेरियल को, इंडियन जो रॉ मटेरियल्स थे उनको एयरपोर्ट या एयरवेज तक पहुंचाने के लिए करते थे। लेकिन आफ्टर ब्रिटिशर्स व्हेन इंडिया बिकम फ्री, तो इंडिया ने उन रेलवेज का यूज अपने प्रॉफिट के लिए किया, तमाम तरीके के रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए किया, ट्रांसपोर्ट के लिए किया, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और इस टाइम पे इंडियन रेलवेज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवेज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और सेकेंड है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंस में कौन सा, पावर जनरेशन कैपेसिटी। तो शुरुआत में यहाँ पे हम एक डाटा के थ्रू देख सकते हैं कि इन 1950 to 1951 जो टोटल मेगावाट था पावर जनरेशन का, वह कितना था, 2300 मेगावाट। बट इन 2016 इट बिकम्स 3,30,861 मेगावाट। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में काफ़ी ठीक ठाक अचीवमेंट रही प्लानिंग कमीशन की। आईटी सेक्टर में भी इन्होंने ठीक ठाक प्रोग्रेस की। ओके, अगला हमारा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देखेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को लिटरेसी रेट के थ्रू, डेथ रेट के थ्रू और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी के थ्रू। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो लिटरेसी रेट था वो एक तरीके से प्लानिंग कमीशन से पहले लगभग 18% था। ठीक, जो बढ़ करके हो गया है अब कितना, 74.04%। ये हमारा लिटरेसी रेट है जो कि इस टाइम पे बढ़ के हो गया है। तो एक कहें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में लिटरेसी रेट में इन्होंने काफ़ी ठीक ठाक प्रोग्रेस की। तो एजुकेशन सिस्टम में एक अच्छी खासी रणनीति बनाकर इन लोगों ने एक अचीवमेंट गेन की। और इस टाइम पे हमको पता है कि भी ठीक ठाक नई शिक्षा नीति आई है जिसके थ्रू पूरा पैटर्न बदल दिया गया है। और अब आगे की पढ़ाई हम उस पैटर्न पे करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया कि इंडिया में बेहतर से बेहतर एजुकेशन सिस्टम हो। ओके, तो लिटरेसी रेट हमारा एक बड़ा अचीवमेंट रहा इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट्स, एंड इन डेथ रेट एंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी आवर ग्रोथ रेट विल बी, डेथ रेट हमारा था 1951 में लगभग पर 1000 में 27 लोग मर जाते थे, जो कि अब घट करके कितना हो गया है, 6.4%। इट मीन्स कि जो हॉस्पिटलिटी है, जो यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम है, वो भी अपना वर्क ठीक ठाक कर रहा है। मतलब उधर भी प्लानिंग कमीशन ने ध्यान दिया और उस सेक्टर में भी ठीक ठाक अचीवमेंट की इन हेल्थ केयर सिस्टम। और हमारा जो उस टाइम पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लगभग एवरेज जो आदमियों के मरने की एज थी वो कितनी थी 1951 में, 32 ईयर्स के। ठीक है, एवरेज निकाला जाए तो लगभग 32 ईयर्स लोगों की एवरेज एज होती थी, जो कि अब बढ़ करके हो गई है 68.3 ईयर्स। ये लोग उस टाइम पे अपने आप से नहीं मरते थे, कुछ लोग भूखमरी,
तमाम तरीके की बीमारियों से मर जाते थे, जिनका इलाज उनको संभव नहीं हो पाता था, या किसी न किसी भूख, अकाल, इन सब चीज़ों के कारण कोई स्पेशल महामारी आई तो उनके कारण इनका डेथ रेशियो बहुत कम था, डेथ रेट बहुत कम था। लेकिन अब जब हॉस्पिटलिटी ठीक हो गई है, हेल्थ केयर सिस्टम ठीक हो गया इंडिया का, तो इसलिए इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो बढ़ गया है, बढ़ करके 68.3 ईयर्स हो गया है। एवरेज लाइफ इस टाइम लोगों की होती है 68.3 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला सेक्टर है, जिस सेक्टर में प्लानिंग कमीशन ने बेहतर वर्क किया, वो है एम्प्लॉयमेंट। तो हम बात करें अगर 2004 एंड 5 की, ठीक है, तो इंडिया का एक बड़ा हिस्सा बहुत ज़्यादा बेरोजगार था, ठीक है, लेकिन वो घट करके 2011-12 में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कमी आई। ओके स्टूडेंट्स, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो उस टाइम पे एक तरीके से कहा जाए 2004-5 में था 8.6, जो कि अब घट करके हो गया है 5.4। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसी ना किसी तरीके से कम हुआ है। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में भी प्लानिंग कमीशन ने ठीक ठाक अचीवमेंट गेन की, और ऐसा माना गया है कि जो करंट में 5 ईयर प्लान चल रहा है, 12th 5 ईयर प्लान, उसमें लगभग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने का गवर्नमेंट का वादा है। ओके, तो हमारा जो अगला सेक्टर है इंटरनेशनल ट्रेड सेक्टर, इस सेक्टर में भी प्लानिंग कमीशन ने बेहतर वर्क किया। हम देखें तो ट्रेड सेक्टर इन ब्रिटिश पीरियड पूरी तरीके से बेकार था। इंडिया केवल रॉ मटेरियल का सप्लायर था, केवल वो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था, और ज़्यादा से ज़्यादा जो फिनिश गुड होते थे, फाइनल गुड्स होते थे, उनका इंपोर्ट करवाता था बाहर से। बट आफ्टर प्लानिंग कमीशन इंडिया ने ठीक ठाक इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, और कम से कम इंपोर्ट, बाहर से कम सामान मंगवाता था, और कोशिश करता था कि उन फॉरेन गुड्स के बेहतर से बेहतर सब्स्टिट्यूट गुड्स अपने आप खुद से बना लिए जाएं। इट मीन्स कि इंडिया एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बनना चाहती है। तो प्लानिंग कमीशन का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा कि इन 1948 जो फॉरेन ट्रेड था, मतलब इंडिया का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट था, दोनों को मिला के वो था 792 करोड़, ठीक है, जो कि इन 2016 to 17 ये बढ़ करके हो गया 40,31,719 करोड़। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी ने इंडिया के अलग अलग सेक्टर में ठीक ठाक अचीवमेंट गेन की, और इंडिया को एक डेवलपमेंट कंट्री या डेवलपिंग कंट्री बनाने के सेंस में अच्छा खासा वर्क किया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ कि द सक्सेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब आगे अगर कोई प्लानिंग कमीशन अगर उसने कुछ ना कुछ अचीवमेंट गेन की होगी, तो जाहिर सी बात है कि लॉस भी हुआ होगा, और उस लॉस को हम पढ़ेंगे एक अगले टॉपिक में, फेलियर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और आगे की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।